नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्माइल स्टडी टीम की ओर से। आज हम मिशन शेखावटी 100 कक्षा 10 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर 2 हल कर रहे हैं। विद्यार्थियों, बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है आप लोगों को कि हमारा मॉडल प्रश्न पत्र एक बहुत से विद्यार्थियों ने हल किया है। हजारों की संख्या में 10,000 से ज़्यादा बच्चे अब तक लाइव हल कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, आपके प्यार और स्नेह के लिए इन विकट परिस्थितियों में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें मॉडल प्रश्न पत्र 2 आपकी टीम लेके आई है। तो आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 2। विद्यार्थियों, मॉडल प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। मॉडल प्रश्न पत्र 2 का पार्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, 3.25 घंटे का पेपर होगा, 80 अंक का पेपर होगा और आपको किस प्रकार से ये जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनके बारे में देखना है। प्रश्न संख्या 28 जो है, 29 है, जो भी है आपके उनके आंतरिक विकल्प आपको मिलेंगे। 5 खंडों में विभाजित होगा आपका पेपर। खंड ए जो है उसमें प्रश्न संख्या 1, इसमें 1 से 10 तक प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 2 से 11, 20 अंक के होंगे कुल। खंड बे जो है 16 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न संख्या 8 होगी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। खंड से जो है उसमें प्रश्नों की संख्या 4 होगी, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, अर्थात कुल 16 अंक का होगा। खंड द में प्रश्न 2 होंगे और कुल 10 अंक के होंगे, 5-5 अंक का एक प्रश्न होगा। खंड ये 3 प्रश्न होंगे, 6-6 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, कुल 18 अंक होंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम खंड 1 की। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रक्तचाप नापने के लिए, रक्तचाप मापने के वाले यंत्र का क्या नाम है? तो विद्यार्थियों 4 ऑप्शन आपके सामने। रक्तचाप मापने वाला स्पैग्नोमेनोमीटर, लैक्टोमीटर, स्टेथोस्कोप और स्पीडोमीटर। देखिए विद्यार्थियों, स्पैग्नोमेनोमीटर जिसे रक्तचाप मापी कहते हैं, ये रक्तचाप मापने में काम में आता है। ब्लड प्रेशर कामने का जो नापते हो आप, उसमें काम आता है। लैक्टोमीटर, स्टेथोस्कोप और स्पीडोमीटर अन्य कार्यों में होते हैं। जैसे लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापी जाती है, स्पीडोमीटर से गति का पता किया जाता है, स्टेथोस्कोप जो आपकी ध्वनि है, धड़कन की दर है, उसको नापते हैं। अब चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 2, जो प्रश्न संख्या 1 का 2 प्रश्न है। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है? विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न है। तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। कौन सा एल्केलॉइड? निकोटीन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, निकोटीन, कोडीन, मॉर्फिन और कैफीन। तो यहाँ पे निकोटीन नामक जो है वो इसमें पाया जाता है। विद्यार्थियों, ये जो कोडीन, मॉर्फिन है, ये आपके अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम जो है उसमें पाए जाते हैं, और कैफीन कॉफी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? निकोटीन होगा। तीसरा प्रश्न है आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? विद्यार्थियों, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर ये एक अच्छा प्रश्न और मिल सकता है आपको। आयोडीन जो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है आपका आयोडीन, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, घेंगा रोग, रिकेट्स रोग और बांझपन। तो विद्यार्थियों इसका आंसर होगा घेंगा या गलगन रोग, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगन रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, और बांझपन जो है विटामिन सी व के की कमी से होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर घेंगा जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कारक शब्द को जीन शब्द नाम दिया? जो मेंडल महोदय ने कारक कहा, उनको जीन शब्द किसने कहा? जॉनसन ने, कॉल कॉरेंस ने, ह्यूगो डे व्रीज ने, एरिक वॉन सेरमार्क ने। तो आंसर होगा जॉनसन। जॉनसन महोदय ने इन्हें कारक को जीन शब्द कहा था। ये देखिए विद्यार्थियों, 3 जो आपके वैज्ञानिकों के नाम है, कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज, एरिक वॉन सेरमैक, तीनों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। तो मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता ये कॉल कॉरेंस, ह्यूगो डे व्रीज और एरिक वॉन सेरमैक थे। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिरक्षी प्लेसेंटा आवल या अपरागो पार कर भ्रूण में पहुंचता है? तो विद्यार्थियों बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। जो IgA, IgE, IgG, IgM। तो विद्यार्थियों IgG जो है आपका, वो प्रतिरक्षी प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच जाता है। तो इसका आंसर IgG होगा। अब प्रश्न यहाँ पर है कि जैसे ऑप्शन IgA है, तो IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। IgE जो है वो अब एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाला प्रतिरक्षी है। इस प्रकार से प्रश्न अगला देखते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर और रिसिप्टर की बात करें, सर्वग्राही और सर्वदाता। तो देखिए विद्यार्थियों, ABOAB, तो इसका आंसर होगा AB। AB सर्वग्राही रक्त समूह है और O सर्वदाता रक्त समूह है। अगला प्रश्न है, A व B के अतिरिक्त RBC की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? देखिए विद्यार्थियों,
ए व बी के अतिरिक्त आरबीसी की सतह पर आरएच कारक, पीएच कारक, ए बी या ओ, चार ऑप्शन दिए हैं तो इसका आंसर होगा आरएच कारक। ये जो तीसरा कारक है वो आरएच कारक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आरएच कारक की खोज मकाका रिसर्च नामक बंदरगाह में की गई थी। तो विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अग्निशमन यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों अच्छा प्रश्न है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaSCO3। अगला प्रश्न है, एंजाइम होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। तो बायोकैटलिस्ट होते हैं एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक। इसका आंसर द सही होगा। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण का ध्यान रखना, सदैव और सदैव उत्तल दर्पण से आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। ये विशेष कंडीशन है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर उत्तल दर्पण की। प्रश्न अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में देख लीजिए, ये आपतित किरण है और ये आपतित किरण सतह से टकराकर वापस लौट गई परावर्तित किरण के रूप में, और ये अभिलंब के साथ आपतन और परावर्तन कोण बनाती है। प्रश्न संख्या 3, मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही क्यों उपयोग किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये भी आ जाता है, मोटर गाड़ियों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप वलयाकार जो है अवतल दर्पण है, परवलयाकार, उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है ये प्रश्न है यहाँ पे। तो देखिए विद्यार्थियों, वाहनों की हेडलाइट में बल्ब को अवतल दर्पण नुमा परावर्तक के फोकस बिंदु पर लगाया जाता है, जिसे प्रकाश की किरण परावर्तित होकर शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सके, ताकि दूर तक का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे सके। यानी कि एक जगह एकत्रित हो जाती हैं सारी की सारी किरणें और एक शक्तिशाली पुंज की भांति कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सूत्र उत्पन्न करना, इसका माना कार्य करने की जो दर है उसमें शक्ति बराबर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति P बराबर W/T, यानी जो भी कोई कार्य करता है उसमें लगा समय जो है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। 1 kg द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किया गया कितना कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण G का मान दे रखा आपका, G गुरुत्वीय त्वरण का G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो विद्यार्थियों आपको कुल कार्य W बराबर mgh स्थितिज ऊर्जा की भांति ज्ञात करना आपको mgh। तो m का मान 1, द्रव्यमान 1 kg है और G का मान 10 दिया गया है यहाँ पर, और कितनी ऊंचाई है, h कितनी है, 4 मीटर। तो इस प्रकार से कुल कितना आंसर होगा, 40 जूल इसका आंसर होगा। अभ्यारण्य किसे कहते हैं। ये अभ्यारण्य देखिए विद्यार्थियों, वह वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जिसमें वन्य जीवों के शिकार और आखेट पर प्रतिबंध होता है। भारत में लगभग 515 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगला प्रश्न है, विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं। वे प्रजातियां या वे जातियां जो संसार से विलुप्त हो गई और वर्तमान में जीवित नहीं है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे डायनासोर और राइनिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीव जंतुओं की परस्पर तथा उनके पर्यावरण के विभिन्न अजैविक घटकों में अंतःक्रियाओं से निर्मित तंत्र क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैसे घास का मैदान, मरुस्थल, पहाड़ इत्यादि। यानी क्षेत्र विशेष में जो जंतु और पर्यावरण के मध्य क्रिया होती है, जैविक अजैविक घटकों के मध्य, वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान वाला है, ऐसे क्षेत्र जहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्या कहलाते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल, हॉट स्पॉट जिसे बोलते हैं आप लोग। अगला प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों 2010 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष मनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, किसी प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य जीन के कारण पाई जाने वाली विभिन्नता को खालिस्तान जैव विविधता कहते हैं। देखिए जीन के कारण आनुवांशिक विविधता, यानी कि आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है आपकी। खंड ब को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 12, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रोटीन के कुपोषण से होने वाले 2 रोगों के बारे में लिखिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए प्रोटीन के कुपोषण से मेरिस्मस और क्वैशियोरकोर रोग होता है। प्रोटीन कुपोषण में क्या होता है, जैसे मेरिस्मस की चर्चा करते हैं। प्रोटीन कुपोषण के साथ भोजन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की नहीं आपूर्ति होती है, ऊर्जा की कमी के कारण मेरिस्मस रोग होता है। इस रोग में शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती हैं। विद्यार्थियों क्वैशियोरकोर रोग की चर्चा करते हैं। तो क्वैशियोरकोर ये एक प्रोटीन कुपोषण जनित रोग है जो छोटे बच्चों में प्रोटीन के अभाव से होता है। इसके क्या लक्षण क्वैशियोरकोर के, देखिए बच्चों का पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा पीली शुष्क काली धब्बेदार होकर फटने लग जाती है, बच्चों का स्वभाव जो है चिड़चिड़ा हो जाता है। इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है।
देखिए विद्यार्थियों, रोकथाम की अगर हम चर्चा करते हैं तो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको संतुलित भोजन देना चाहिए। बच्चे को जन्म से माँ का दूध देना चाहिए। कुछ महीने बाद उसे प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, वसा, ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपन ने चर्चा भी कर ली है पहले, मेंडलवाद की पुनर्खोज करने वाले कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की? प्रश्न आ गया आपका कि इनकी कौन कौन से वैज्ञानिकों ने मेंडलवाद की पुनर्खोज की। तो देखिए, हॉलैंड के ह्यूगो डे व्रीज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक महोदय ने पुनर्खोज की थी मेंडलवाद की। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, जब प्रदूषकों के कारण जल जो वर्षा जल है उसकी पीएच कम हो जाती है, अर्थात 5.6 से कम हो जाती है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये वर्षा, अम्लीय वर्षा जो है नदियों में पाए जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र, ऐतिहासिक धरोहर जैसे ताजमहल, फसल, खेती, मिट्टी आदि पर दुष्प्रभाव डालती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समझना कि राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्यों जो हैं उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ वो स्थित है, थोड़ा सा परिचय देना है। कोई भी 5-6 का दे सकते हो आप। तो पहला है आपका सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर में है और यहाँ पर हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न जो है, दर्रा कोटा में है, यहाँ पे पैंथर जो वगैरह है वो खूब पाए जाते हैं। ताल छापर चोरू की चर्चा करते हैं तो काला हिरण, कृष्ण मृग जिन्हें बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। सीता माता अभ्यारण्य, ये उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी हेतु प्रसिद्ध है। केला देवी करौली में और ये रीछ के लिए काफी प्रसिद्ध है। और जवार सागर कोटा में स्थित है, ये घड़ियाल के लिए अत्यधिक, चंबल के जल में घड़ियाल पाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य अभ्यारण्य कौन कौन से व कहाँ हैं? तो देखिए, भारत के मुख्य अभ्यारण्यों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले नागार्जुन सागर की चर्चा करते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हजारीबाग बिहार में स्थित है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। मनाली अभ्यारण्य, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में स्थित है। विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न संभावित है आपका। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, पृथ्वी का केंद्रीय भाग या तीसरी परत या सबसे अंदर की परत कौन सी होती है, इसकी विशेषता लिखिए। देखिए, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है अपन ने। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, कोर है, थर्ड परत जो है, सबसे अंदर की परत का नाम क्रोड है, सबसे आंतरिक परत का नाम क्या है? क्रोड है। सर्वाधिक गहराई के कारण सबसे गर्म है, इसका तापमान लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्रोड को 2 भाग होते हैं विद्यार्थियों, एक तो बाहरी भाग तरल जो लोहा और निकेल का बना होता है, तथा अंदर वाला भाग जो ठोस होता है वह शुद्ध लोहे का बना होता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्रोड ही है। पृथ्वी में जो चुंबकत्व पाया जाता है वो क्रोड के कारण ही पाया जाता है। अच्छा प्रश्न आ रहा है, वैज्ञानिक नाम लिखने विद्यार्थियों, चावल, कॉफी, आलू और चना के। देखिए, चावल की चर्चा करते हैं। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, ये खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखना विद्यार्थियों। चावल जो है, कॉफी है, कॉफिया अरेबिका, ये वैज्ञानिक नाम है आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, और चना जो साइसर राइटिनम जो है। इस प्रकार से वैज्ञानिक नाम अपन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉस्मिक किरण क्या है, या कॉस्मिक किरण के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा का योगदान बताइए। विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉस्मिक किरण की चर्चा करते हैं और इसी का दूसरा पार्ट है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले कॉस्मिक किरण की चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। डॉक्टर भाभा ने डब्ल्यू हिटर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया है और बताया कि कॉस्मिक किरणें सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं और वायु कणों से क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फंवारा उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा और बाद में इनको मेसोन कणों के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार से कॉस्मिक किरणों के बारे में डॉक्टर भाभा का महत्वपूर्ण योगदान था। अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, सुमेलित करना। रमन प्रभाव, तो रमन प्रभाव आपको 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, रमन प्रभाव से जो ऑप्शन सीवी रमन महोदय के द्वारा खोजा गया था, बाद में इनको नोबेल प्राइज भी मिला इसके ऊपर। भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक, तो सुमेलित करने पर पता चलेगा कि द जो ऑप्शन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। द फॉल ऑफ स्पैरो, ये जो डॉक्टर सलीम अली से संबंधित है। चरक संहिता चरक से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है। अब विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं खंड 6 की। खंड 6 जो है यहाँ पर, अब देखिए प्रत्येक प्रश्न के कुछ बाहर आ रहे हैं और अथवा में भी प्रश्न ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं फल से प्राप्त होने वाली सब्जियों के नाम बताने, वैज्ञानिक नाम बताने। जैसे टमाटर है, लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, भिंडी एबलमास्कस एस्कुलेंटम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना। तो इस प्रकार से ये कुछ सब्जियों के नाम है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, 3 प्रमुख इमारती कास्ट वाले पौधों का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए, जिनसे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां बनाई जाती हैं वो इमारती कास्ट होती हैं। खासतौर से देखिए, सागवान टेक्टोना ग्रैंडिस, सागवान जो है
राजस्थान में बहुतायत में पाया जाता है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। टेकोमेला अंडुलेटा। खेजड़ी प्रोसोपिस सिंडेरिया राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो विद्यार्थियों प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, राजस्थान के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम लिखो, तो टेकोमेला अंडुलेटा, और राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिंडेरिया। अब इसकी चर्चा करते हैं अथवा की। तो अथवा की चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। इसमें अथवा में टिप्पणी के शॉर्ट नोट लिखना है। प्रवाल और प्रवाल भित्तियां, लाख कीट संवर्धन। देखिए विद्यार्थियों, प्रवाल और प्रवाल भित्तियों की चर्चा करते हैं तो प्रवाल और प्रवाल भित्तियां स्पेशल रूप से ध्यान देना। एकल निवही पॉलिप जंतु जो स्लेंट्रेटा संख्या कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है और बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं, जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। अधिकांश कोरल एंथोजो आवरण के जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। प्रवाल निवय के पोलिप के लगातार मुकुलन से समुद्र में चुनेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान रचनाएं बनती हैं, जिन्हें प्रवाल भित्तियां कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस हैं प्रवाल भित्तियां, जो है ग्रेट आपके ऑस्ट्रेलिया में बहुत अत्यधिक पर्यटन का कारण बन चुकी हैं और अति महत्वपूर्ण है। अगला शॉर्ट नोट है लाख कीट संवर्धन। लाख कीट संवर्धन की बात करें तो लाख का जो व्यापारिक उत्पादन है लाख कीटों के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को लाख कीट संवर्धन कहते हैं। विश्व में लाख का लगभग 80% भारत में उत्पादन किया जाता है। विद्यार्थियों, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका है। लाख कीट की लक्ष्य जो ग्रंथियां हैं वो उससे रेजिन युक्त रालदार पदार्थ स्रावित करती हैं, जिसे लाख कहा जाता है। नर लाख कीट निम्न अवस्था में लाख उत्पन्न करता है। लाख उत्पादन की 2 विधियां हैं, एक तो प्राचीन विदेशी विधि है, एक आधुनिक विधि है। विद्यार्थियों, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची बिहार में स्थित है। रांची बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न हल करते हैं। पृथ्वी को कुल कितनी परतों में बांटा गया, इसका वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं प्रश्न को। जो पृथ्वी है आपकी, उसको 3 भागों में बांटा गया है। भारी परत जो है वो भूपृष्ठ कहलाती है। एक ठोस परत है जिसे पृथ्वी की त्वचा भी कहा जाता है। इसकी मोटाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। इस अंतर का कारण कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं समुद्र, कहीं पर्वत तो कहीं मरुस्थल। इस भाग में विवर्तनिक प्लेटें स्थित हैं। ये विवर्तनिक प्लेटें बहुत महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसको मेंटल कहा जाता है। पहली परत भूपृष्ठीय है, दूसरी मेंटल है। ये सबसे मोटी परत है। अधिकांशतः गर्म पिघली चट्टानों से बनी होती है। इन सिलिकेट चट्टानों में लोहे और मैग्नीशियम की मात्रा भूपृष्ठ की तुलना में अधिक होती है। इसमें उबलते हुए द्रव की तरफ बुलबुले उठते हैं। मेंटल पृथ्वी के मध्य भाग पर ऊपर नीचे होती रहती है। पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है, जो तीसरी परत है, उसका नाम है क्रोड, और क्रोड सर्वाधिक गहराई में होने का गर्म होता है। 7000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। इसके 2 भाग होते हैं। बाहरी जो भाग होता है वो लोहा और निकिल के तरल से बना होता है। अंदर भाग जो ठोस होता है वो शुद्ध लोहे से निर्मित होता है। और पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण भी आपका क्रोड ही है। विद्यार्थियों, देखिए इस डायग्राम में देख लीजिए, आप आराम से समझ सकते हैं। पृथ्वी का आंतरिक भाग, बाहरी भाग और ये आवरण भूपटल है। भूप्रपटी, मेंटल और क्रोड, इस प्रकार से अलग अलग रंग में आपको समझाया गया कि पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। अब इसका हथवा हल करते हैं। इसका हथवा देखते हैं। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से कौन कौन सी हानियां होती हैं? आंतरिक विवर्तन शक्तियां किसे कहते हैं? आंतरिक विवर्तन शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं? विद्यार्थियों, सुनामी की अगर हम चर्चा करते हैं तो सुनामी की चर्चा अगर हम करें तो देखिए विद्यार्थियों, सागर जल में जब 7 रिएक्टर स्केल से अधिक का जो है भूकंप आता है तो वो सुनामी का कारण बनता है। सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा की लहरें उठती हैं, जिससे तटीय क्षेत्र में पानी बढ़ जाता है, विनाश होता है। और सुनामी उत्पत्ति केंद्र से 2 दिशाओं में चलती है। गहरे समुद्र की तरफ चलने वाली सुनामी विनाशक नहीं होती, जबकि किनारों की ओर जो चलती है वो सुनामी विनाशक होती है। जापान में थोड़े दिन पहले सुनामी आई थी, जिसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। सुनामी से क्या क्या हानियां हो सकती है आपको पता है? सुनामी के साथ बहकर आया मलबा तट पर पहुंचकर अंदर तक मार करता है, भवनों, मानव और जानवरों को भारी नुकसान करता है। अब चर्चा करते हैं आंतरिक शक्तियों की। पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करने वाली शक्तियां क्या कहलाती हैं? आंतरिक विवर्तनक शक्तियां कहलाती हैं। आंतरिक विवर्तनक शक्तियां निम्न प्रकार कार्य करती हैं। जब ये शक्तियां भूगर्भ के लंबवत कार्य करती हैं तो भूमि की सतह पर महाद्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होता है। जब आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां क्षैतिज दिशा में कार्य करती हैं तो धरातल पर वलन, भ्रंश और चटकन पैदा होने से घाटी और पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपका जो दूसरा पार्ट होगा इसमें प्रश्न संख्या 22 से 30 तक के प्रश्न हल कराए जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को अगर अन्य मॉडल पेपर देखने हैं सभी विषयों के, तो आप हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।